हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज से हम शुरू करने वाले हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आज का ये वीडियो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक्ट नंबर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एनेक्टमेंट डेट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एनफोर्समेंट डेट, इसकी एप्लीकेबिलिटी, इसका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के बारे में। सेक्शन 2 इस एक्ट का डेफिनेशन एक्ट है, जो कि अपने आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको आज का ये सेक्शन 2 डेफिनेशन पार्ट समझ में आ गया, तो आपको आने वाले हर सेक्शन आराम से समझ में आ जाएंगे। तो आप ये समझिएगा कि आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको मैं हर वीडियो के अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए जाऊँगा, और वो एक एक पॉइंट आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ये मान के चलना कि आपका इन पॉइंट्स में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और अगर आपने इन वीडियो सीरीज़ को आपने ध्यान से देख लिया, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए एटलीस्ट कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रही बात सब्जेक्टिव की, वो भी हम साथ साथ कवर करते हुए चलेंगे। तो शुरू करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो अब हम स्टार्टिंग करेंगे सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड सम बेसिक पॉइंट्स। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यहाँ तक मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताता हुआ चलूँगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हुआ चलूँगा, और आपको इन्हीं को ही फोकस करना है। इससे बाहर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे कोई नहीं पूछने वाला। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी एक्ट का अगर हम देखें तो सबसे पहला आता है उसका एक्ट का नंबर। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अगर हम बात करेंगे तो इसका एक्ट नंबर है 9 ऑफ 1872। क्या मतलब हुआ इसका? 1872 में पास होने वाला नाइन्थ एक्ट जो था, उसको हम क्या बोलेंगे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब आपकी इसी लाइन में से दो क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। पहला क्वेश्चन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक्ट नंबर कौन सा है? तो वो है एक्ट नंबर 9। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ईयर कौन सा है? ईयर है 1872। कौन से साल में पास हुआ है? 1872 में। यह आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, तो हम इसकी बात करेंगे एनेक्टमेंट और एनफोर्समेंट के बारे में। पहले हम बात करते हैं एनेक्टमेंट। अब एनेक्टमेंट की हम बात करें तो इससे पहले हम समझते हैं कि एनेक्टमेंट होती क्या है। अब कोई भी एक्ट बनता है तो वो सीधा नहीं बन जाता, पहले उसका तैयार होता है ड्राफ्ट। अब जब उस ड्राफ्ट के ऊपर दोनों हाउस पास करने के बाद जब वो ड्राफ्ट राष्ट्रपति के पास जाता है, अब उस समय पर तो राष्ट्रपति हुआ नहीं करते थे, उस टाइम पर हुआ करते थे गवर्नर जनरल। तो जब ड्राफ्ट तैयार होने के बाद गवर्नर जनरल के पास जाता है, तो वो पहले अपनी सहमति देता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एसेंट। पहले वो अपनी एसेंट देगा, उसके बाद उसके ऊपर साइन करेगा। जिस दिन ये साइन हुआ है या जिस दिन उसने अपनी एसेंट दी है, उसी को हम बोलते हैं डेट ऑफ एनेक्टमेंट। अब डेट ऑफ एनेक्टमेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्या है? 25 अप्रैल 1872, 25 अप्रैल 1872, ये इसकी डेट ऑफ एनेक्टमेंट हो गई।
यहाँ तक कोई आपको दिक्कत? मैंने आपको बताया डेट ऑफ एनेक्टमेंट 25 अप्रैल 1872। अप्रैल 1872। अब खाली एनेक्टमेंट से काम नहीं चलता, किसी भी एक्ट को एसेंट दिलवाने के बाद उसको एनफोर्स भी करवाना पड़ता है। तो दूसरा हमारा प्रोसेस है एनफोर्समेंट। एनफोर्समेंट का मतलब हुआ उस एक्ट को लागू करवाना, उस एक्ट को ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करवाना। लागू करवाना, ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करो। इसकी एनफोर्समेंट डेट की अगर हम बात करें तो वो है 1 सितंबर 1872। ये इसकी एनफोर्समेंट डेट है। किसकी? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की। हमने देखा इसकी एनेक्टमेंट डेट 25 अप्रैल 1872, ये भी क्वेश्चन बनेगा। इसकी एनेक्टमेंट डेट 1 सितंबर 1872, ये भी आपका एक क्वेश्चन बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में। एप्लीकेबिलिटी ऑफ ICA, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मानो। अब इसके पीछे एक स्टोरी है। स्टोरी क्या है? 31 अक्टूबर 2019। इस डेट को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 31 अक्टूबर 2019। इससे पहले इंडिया का कोई भी एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पर लागू नहीं होता था। तो इसका मतलब यह है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी जम्मू एंड कश्मीर पर लागू नहीं होता था। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को एक एक्ट एनफोर्स किया गया। 31 अक्टूबर 2019 को एक एक्ट इन्फोर्स किया गया, एक एक्ट को लागू किया गया जिसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ये एक एक्ट पास किया गया, एक एक्ट एनफोर्स किया गया जम्मू एंड कश्मीर 2019 के अंदर। इस एक्ट के लागू होने के बाद से इंडिया के सारे एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पर भी लागू होने लग गए। तो हम कह सकते हैं आफ्टर 31 अक्टूबर 2019 by this act, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पर लागू हो गया। ये बात हम कह सकते हैं। आफ्टर 31 अक्टूबर 2019 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी जम्मू एंड कश्मीर पर लागू हो गया। कौन से एक्ट से? तो वो एक्ट होगा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट।
क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कौन से एक्ट से जम्मू एंड कश्मीर पर भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू हो गया है, तो हमारा आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। क्वेश्चन आपसे एक और पूछ सकता है कौन सी डेट को जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एनफोर्स हुआ, हमारा आंसर होगा 31 अक्टूबर 2019। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन सी डेट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पर लागू हुआ है, तो हमारा फिर से आंसर होगा 31 अक्टूबर 2019। यहाँ तक कि आपको बात समझ में आती है। हम आगे बढ़ते हैं। हमने समझा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की एप्लीकेबिलिटी के बारे में। अब हम समझेंगे कुछ इसकी और बेसिक टर्म्स के बारे में, जिसमें पहली जानकारी है कि ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये किस तरीके का लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, सिविल लॉ है, तो हमारा आंसर होगा कि ये एक सिविल लॉ है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक सिविल लॉ है। अब एक और चीज़ का ध्यान रखना, हम जो ये एक पढ़ते हैं पार्टनरशिप एक्ट, एक हम पढ़ते हैं पार्टनरशिप एक्ट, एक हम पढ़ते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और एक हम पढ़ते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था तो पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तीनों के तीनों एक्ट एक ही हुआ करते थे, ये तीनों अलग नहीं थे। पार्टनरशिप एक्ट सेल्स ऑफ गुड एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये तीनों पहले एक ही एक्ट हुआ करते थे जिसको हम जानते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नाम से। लेकिन अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट्स, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स, ये दोनों एक्ट अलग हो गए। अब ये कब अलग हुए, जब मैं आपको ये पार्टनरशिप एक्ट पढ़ाऊंगा और जब आपको ये सेल्स ऑफ गुड एक्ट पढ़ाऊंगा तब आपके इसकी पूरी जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लें कि पार्टनरशिप एक्ट और सेल्स ऑफ गुड एक्ट ये पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही एक पार्ट था। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कि हमने बात करी, अब हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन से लॉ से गवर्न होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज गवर्नड बाय किससे, या तो हम कह लें इंग्लिश लॉ से, या हम कह लें इंग्लिश स्टैट्यूट से। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस लॉ से गवर्न होता है या किस स्टैट्यूट से गवर्न होता है, तो हमारा आंसर होगा इंग्लिश लॉ या इंग्लिश स्टैट्यूट। ये भी आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसका सेक्शन 1, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 1। सेक्शन 1 क्या कहता है? टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। ये बात कहता है आपका सेक्शन 1। अब हर एक एक्ट का जो टाइटल होता है वो लगभग सेम होता है। हर एक एक्ट का टाइटल कहता है कि ये एक्ट अब से ये कहा जाएगा। तो अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो इसमें कह दिया गया इसके टाइटल में, दिस एक्ट
shall be called इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नाम से जाना जाएगा। अब अगर हम बात करें इसके एक्सटेंट और इसके कमेंसमेंट के बारे में, तो मैंने आपको ऊपर जैसे बताया था कि 31 अक्टूबर 2019 से पहले भारत का कोई भी एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पर लागू नहीं होता था। लेकिन जब 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एनफोर्स किया गया, उस दिन से भारत का एक एक एक्ट जम्मू एंड कश्मीर पर लागू होने लगा। और क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी भारत का ही है, तो वो भी 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू एंड कश्मीर पर भी लागू होने लगा। तो हम कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अब पूरे इंडिया में लागू होने लगा है। अगर हम बात करें इसके एक्सटेंट की, इसके कमेंसमेंट की, तो अब हमारा आंसर होगा होल इंडिया, पूरा इंडिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने इसका सेक्शन 1 डिस्कस कर लिया, जिसके अंदर हमने इसके टाइटल, एक्सटेंट के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं सेक्शन 2 के बारे में। अब हम सेक्शन 2 पे जाएं, इससे पहले एक स्टोरी समझते हैं कि स्टोरी है क्या। हमारी इस स्टोरी के 2 कैरेक्टर होंगे। एक कैरेक्टर होगा हमारा छोटू, एक कैरेक्टर होगा हमारा मोटू। अब छोटू के पास एक है उसकी एक्टिवा, जिसको कि वो 30,000 में बेचना चाहता है। अब छोटू ने मोटू से बात करी कि क्या तुम मेरी स्कूटी 30,000 में ख़रीदेगा? मैं ये अपनी स्कूटी 30,000 में बेचना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी स्कूटी ये 30,000 में ख़रीदेगा? तो जैसे ही ये बात छोटू ने मोटू से करी, तो छोटू ने मोटू के आगे ऑफ़र रख दिया, या छोटू ने मोटू के आगे प्रपोज़ल रख दिया कि क्या तू मेरी ये स्कूटी 30,000 में ख़रीदेगा, या कह सकते हैं कि मैं ये स्कूटी अपनी 30,000 में बेच रहा हूँ, क्या तू ये 30,000 में ख़रीदेगा? अब मोटू के पास 2 ऑप्शन है कि या तो वो इसके ऑफ़र को एक्सेप्ट करे या इसके ऑफ़र को रिजेक्ट कर दे। अब हम आज बात करेंगे कि इसने अगर इसके ऑफ़र को एक्सेप्ट किया तो क्या सर्कमस्टेंसेस बनेंगे। अब मोटू ने इसके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ छोटू, मैं तेरी स्कूटी को 30,000 में ख़रीदने को तैयार हूँ। जैसे ही इसने इसके छोटू के ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पे हम कहेंगे ऑफ़र एक्सेप्टेड। यहाँ पर हम कहेंगे ऑफ़र एक्सेप्टेड। और जब एक बार ऑफ़र एक्सेप्ट हो गया, तो वो बन जाता है प्रॉमिस। यहाँ तक कि आपको बात समझ में आई? अब जब छोटू ने कोई ऑफ़र दिया, तो जो ऑफ़र देने वाला आदमी होता है उसको हम बोलते हैं या तो ऑफरर, या बोलते हैं प्रपोज़र, और जिसके लिए ऑफ़र दिया गया है, जिसको ऑफ़र दिया गया है, वो हो गया ऑफरी, या हो गया
जिसको ऑफर दिया गया है या जिसके लिए ऑफर क्रिएट किया गया है वो हो गया ऑफरी, या उसको बोलेंगे हम प्रपोजी। यहाँ तक की बात आपको क्लियर है? छोटू ने अपनी एक्टिवा जो कि वो 30,000 में बेचना चाहता था उसका ऑफर मोटू के आगे रखा कि क्या तू मेरी स्कूटी 30,000 में खरीदना चाहेगा, मैं ये अपनी स्कूटी 30,000 में बेच रहा हूँ। मोटू ने उसका छोटू का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और वो जैसे ही एक्सेप्ट किया तो ऑफर हो गया ऑफर एक्सेप्टेड, और जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट हो गया उसको हम बोलेंगे प्रॉमिस। छोटू उसने क्योंकि ऑफर दिया था तो उसको हम बोलेंगे ऑफरर या प्रपोजर, और मोटू जिसके लिए ऑफर क्रिएट किया गया है तो वो हो गया हमारा ऑफरी या प्रपोजल। यहाँ तक कि आपको बात समझ में आती है? अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 2A के बारे में, जो कि बात करता है ऑफर के बारे में। आज हम सिर्फ इसकी की डेफिनेशन समझेंगे। इसके जो और एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो जब मैं आपको ऑफ़र करवाऊंगा उसकी जब अलग वीडियो बनेगी उसके अंदर आपको इसका का डिटेल ओवरव्यू दिया जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ ऑफ़र के हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन वन पर्सन signifies to another his willingness, जब एक आदमी दूसरे आदमी के समक्ष प्रकट करता है, क्या प्रकट करेगा? उसकी इच्छा, उसकी विलिंगनेस। विलिंगनेस को इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं इच्छा। जब एक आदमी किसी दूसरे आदमी के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट करता है, क्या इच्छा प्रकट करेगा? किसी काम को या तो करने के लिए या किसी काम को ना करने के लिए। दो इच्छा होंगी, या तो वो कोई काम करेगा या कोई काम नहीं करेगा। अब दोबारा से अपने उसी चार्ट के ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पे छोटू एक आदमी है, मोटू दूसरा आदमी है। छोटू ने अपनी इच्छा प्रकट करी कि भाई मैं अपनी ये स्कूटी 30,000 में तेरे को बेचना चाहता हूँ, क्या तू खरीदेगा? यहाँ पे छोटू की इच्छा थी कि मैं अपनी स्कूटी बेचना चाहता हूँ 30,000 में, तो उसने अपनी इच्छा को प्रकट कर दिया किसके आगे? मोटू के आगे। यहाँ तक की बात समझ में आती है? अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। विद अ विलिंगनेस, with a view to obtaining the assent of that other, इस मंशा के साथ कि वो सामने वाला भी मेरे को मेरी विलिंगनेस के ऊपर सहमति देगा, अपनी एसेंट देगा। अब फिर ऊपर चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। छोटू ने जब अपना प्रपोजल दिया कि मैं अपनी स्कूटी 30,000 में बेचना चाहता हूँ, तो छोटू के मन में भी ये भाव था ना कि मोटू मेरे इस प्रपोजल के ऊपर अपनी सहमति देगा, वो इसको एक्सेप्ट करेगा। छोटू ने जब अपना ऑफर मोटू को दिया तो छोटू के मन में ये फीलिंग थी, ये उसके मन में एक इमेज थी कि जो मैं इसको ऑफर दे रहा हूँ मोटू को, वो इसके ऊपर अपनी सहमति देगा, वो इसके ऊपर अपनी एसेंट देगा, और जो मैं जिस दाम पे ये बेचना चाह रहा हूँ छोटू उस दाम पे उसको खरीदेगा। तो यहाँ पे यही है, विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द अदर। वही बात है किसी के काम को करने की या किसी काम को ना करने की। अब यहाँ पे क्या वो काम करने का मतलब क्या हुआ? वो स्कूटी खरीदने वाली बात, तो वो एक काम को करना हुआ या किसी काम को ना करने के लिए। ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल, जो इसने ये एक्टिविटी करी तो उस एक्टिविटी को हम बोलेंगे प्रपोजल देना। यहाँ तक की बात आपको क्लियर है? हम चार्ट में एक बार दोबारा समझते हैं। छोटू
चार्ट को दोबारा समझते हैं। छोटू की इच्छा थी कि मैं अपनी एक्टिवा को 30,000 में बेचूं मोटू को। वो गया मोटू के पास, उसने मोटू के आगे ऑफर रखा कि मैं तेरे को अपनी स्कूटी 30,000 में बेचना चाहता हूँ, क्या खरीदेगा। अब छोटू ने उसके ऑफर के ऊपर अपनी सहमति दे दी, और जैसे अपनी सहमति दे दी तो वो छोटू का ऑफर एक्सेप्टेड ऑफर हो गया। और जब एक बार एक्सेप्टेड ऑफर हो गया तो वो बन गया प्रॉमिस। हमने देखा सेक्शन 2A। हमने देखा सेक्शन 2A, वो भी यही बात कहता है। हमने देखा सेक्शन 2A, वो भी यही बात कहता है कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, जब एक आदमी किसी दूसरे आदमी के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट करता हो, किसके लिए, टू डू और फ्रॉम एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एक्ट, किसी काम को करने के लिए या किसी काम को ना करने के लिए, विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द अदर, इस आशा के साथ कि सामने वाला व्यक्ति मेरे इस ऑफर के ऊपर अपनी सहमति देगा। अब वो क्या, किस लिए अपनी सहमति देगा, वही बात है, किसी काम को करने के लिए या किसी काम को ना करने के लिए। तो इस एक्टिविटी को हम बोलेंगे ऑफर। अब हमने समझा ऑफर के बारे में। अब हम समझेंगे अपने दूसरा एलिमेंट। हमारा दूसरा एलिमेंट कौन सा होगा, प्रॉमिस या एक्सेप्टेंस। अब हमारा दूसरा एलिमेंट है एक्सेप्टेंस। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2B किसके बारे में बात करता है, तो वो बात करता है एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस के बारे में। ये भी आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया ऑब्जेक्टिव, कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2B किसके बारे में बात करेगा, एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस के बारे में। अब हम इसके अंदर की बात पढ़ते हैं। When the person to whom proposal is made, when the person to whom proposal is made, अब यहाँ पे जो बात की गई है, यहाँ पे बात की गई है ऑफरी की, या प्रपोजी की। When the person to whom offer proposal is made, जिसके लिए ऑफर बनाया गया है, जो इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, तो वो हो गया ऑफरी या प्रपोजी। When the person to whom proposal is made, और उसने इस प्रपोजल के ऊपर अपनी सहमति दे दी, सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू। अब जैसे ही उसने अपनी सहमति दे दी तो द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। जैसे ही ऑफरी ने उस प्रपोजल के ऊपर अपनी सहमति दे दी तो वो प्रपोजल एक्सेप्टेड प्रपोजल के नाम से जाना जाएगा। और जब एक बार कोई प्रपोजल एक्सेप्टेड हो गया तो उसको हम प्रॉमिस के नाम से जानेंगे। यहाँ तक की बात समझ में आई। अब हम दोबारा से अपने उसी चार्ट के ऊपर चलते हैं। हम दोबारा से इसी चार्ट पे देखते हैं। अब छोटू ने अपना प्रपोजल दिया था मोटू को। अब मोटू ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। जैसे ही एक्सेप्ट किया तो वो हो गया ऑफर एक्सेप्टेड, और जैसे ही एक्सेप्ट हो गया तो वो हो गया हमारा प्रॉमिस, जो कि कहाँ गिवन है, वो गिवन है आपका सेक्शन 2B ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। या यहाँ तक की बात समझ में आ रही, ये कहाँ पे गिवन है हमें, सेक्शन 2B। और ऑफर हमें कहाँ गिवन है, सेक्शन 2A। यहाँ तक की हमें बात समझ में आती है।
अब ये जो ऑफर और ये जो एक्सेप्टेंस या प्रॉमिस की जो प्रोसीजर है, ये ऑब्वियस बात है किसी एक आदमी के बस की बात तो नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई एक आदमी अपने आप को ऑफर दे और अपने आप से एक्सेप्ट कर ले, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें पार्टी चाहिए दो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। या इनके एक और नाम है, ऑफरर या ऑफरी। या इनके एक और नाम है, प्रपोजर या प्रपोजी। अब ये जो कैटेगरी है, ये जो कैटेगरी है, इनको हम बोलेंगे ऑफर देने वाले। और ये जो कैटेगरी है, इनको हम बोलेंगे ऑफर लेने वाले। यहाँ तक कि आपको बात समझ में आती है। ऑफर देने वाले प्रॉमिसर, ऑफरर, प्रपोजर, और लेने वाले प्रॉमिसी, ऑफरी, प्रपोजी। और ये कहाँ पर गिवन है, ये हमें गिवन है सेक्शन 2C के अंदर। पार्टीज टू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जब हम बात करेंगे तो उसमें हम ये पढ़ेंगे कि किसी भी ऑफर के लिए हमें पार्टी चाहिए होती है दो पार्टी चाहिए होंगी, जिसमें से एक पार्टी होगी प्रॉमिसर, दूसरी पार्टी होगी प्रॉमिसी। ये बात आपको तब बताऊंगा जब हम ऑफर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको डेफिनेशन समझा रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा ऑफर के बारे में, हमने पढ़ा एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस के बारे में, हमने पढ़ा प्रॉमिस और प्रॉमिसी के बारे में। हमने अभी सेक्शन 2A, 2B और 2C कवर कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा अगला पॉइंट हमारा होगा सेक्शन 2D, कंसिडरेशन। हमारा अगला पॉइंट है अब कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए होती है वो चाहिए होती है डिज़ायर। व्हेन एट द डिज़ायर किसकी, प्रॉमिसर की। व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ प्रॉमिसर की इच्छा पर। डिज़ायर को हम हिंदी में इच्छा बोलते हैं। तो पहला पॉइंट यही हो गया, प्रॉमिसर की इच्छा पर। क्या होगा, कोई प्रॉमिसी या कोई और आदमी। प्रॉमिसर की इच्छा पर या तो कोई प्रॉमिसी या कोई और आदमी, उसने क्या किया हो, पास्ट में कोई काम किया हो, हैज़ डन, या किसी काम को करने से मना किया गया हो। तो ये हो गई हमारी बात पास्ट की। हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ये हो गई हमारी बात पास्ट की। या
प्रोमिसर की इच्छा पर किसी प्रोमिसी ने या किसी और आदमी ने वर्तमान में कोई काम किया हो या कोई काम करने से मना किया हो, डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग समथिंग। ये हो गई बात प्रेजेंट की। या फिर किसी प्रोमिसर की इच्छा पर किसी प्रोमिसी ने या किसी तीसरे आदमी ने भविष्य में कोई काम करने के लिए बोला हो या भविष्य में कोई काम ना करने के लिए बोला हो, तो ये हमारी बात हो गई फ्यूचर की। तो वो सभी एक्ट, वो सभी नहीं किए गए एक्ट या वो सभी प्रॉमिस, वो कहलाए जाएंगे कंसीडरेशन। अब हमारे उसी चार्ट के ऊपर दोबारा चलते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। आप सपोज कर लीजिए छोटू ने मोटू के आगे ऑफर रखा कि मैं तेरे को अपनी स्कूटी बेचना चाहता हूँ 30,000 में, लेकिन तू मेरे को एक काम करियो, उसके पैसे 1 महीने बाद दे दी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे छोटू के लिए कंसिडरेशन हो गए 30,000 रुपये और मोटू के लिए कंसिडरेशन हो गया उसकी स्कूटी। अगर हम इस वर्तमान के इस डायग्राम पे फोकस करें, छोटू ने जब ये ऑफर दिया मोटू को, तो मोटू के लिए कंसिडरेशन क्या हो गया, मोटू जो अपने 30,000 रुपये देगा वो किसके लिए देगा, स्कूटी के लिए देगा। और छोटू जब अपने एक्टिवा देगा तो वो किसके लिए देगा, वो देगा 30,000 रुपये के लिए। तो यहाँ पे छोटू की एक्टिवा के लिए छोटू के लिए कंसिडरेशन क्या हो गई, 30,000 रुपये। और मोटू के 30,000 रुपये के लिए कंसिडरेशन क्या होगी, उसकी एक्टिवा। अब इंडिया के अगर हम कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है और फ्यूचर भी हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें वो इंग्लैंड के कॉन्टेक्स्ट में, तो इंग्लैंड में पास्ट कंसिडरेशन कोई कंसिडरेशन नहीं मानी जाती। मैंने अभी आपको को क्या बताया, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, प्लीज़ नोट डाउन करना। इन इंडिया पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है। क्या, कंसिडरेशन। स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, स्पेलिंग पर ध्यान देना। इंडिया में पास्ट कंसिडरेशन भी हो सकता है, प्रेजेंट कंसिडरेशन भी हो सकता है और फ्यूचर कंसिडरेशन भी होता है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, इंग्लैंड की या इंग्लिश लॉ की, अगर हम बात करें इंग्लिश लॉ की या इंग्लैंड की, वहाँ पे साफ कह रखा है भैया, पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा भी गया है कि इंग्लैंड में कौन सी कंसिडरेशन नहीं मानी जाती और इंडिया में कौन सी कंसिडरेशन मानी जाती है। तो अगर हम बात करेंगे इंग्लिश लॉ की, तो वहाँ पे साफ कहा गया है कि भैया पास्ट कंसिडरेशन इज़ नो कंसिडरेशन, और इंडिया में पास्ट कंसिडरेशन भी मानी जाती है, प्रेजेंट भी मानी जाती है और फ्यूचर भी मानी जाती है। अब हमने ये डिस्कस किया कंसिडरेशन के बारे में। अब हमने ये देखा कि कंसिडरेशन के अंदर किसी भी प्रोमिसर की पहली इच्छा ज़रूरी है। जब तक प्रोमिसर की इच्छा नहीं है तब तक वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा।
अब एक एग्जांपल से इसको और समझते हैं। ये एक आपका कैरेक्टर लेते हैं हम, कोई चुन्नू, और ये एक कैरेक्टर आपका लेते हैं मुन्नू। ठीक है, अब चुन्नू का एक पर्स था। चुन्नू का एक पर्स था, वो चुरा के ले गया एक चोर। चुन्नू का पर्स चुरा के एक चोर ले गया। ठीक है, अब मुन्नू एक वहाँ पे आसपास में खड़ा हुआ एक स्ट्रेंजर आदमी था, उसके अंदर का शाहरुख खान जाग गया और उसने क्या किया, उस चोर का भाग के पीछा किया। मुन्नू ने उस चोर का भाग के पीछा किया, उससे हाथापाई करी और वो जो पर्स था चोर के हाथ से छीन के, वो पर्स चोर के हाथ से छीन के चुन्नू के हाथ में वापस लौटा दिया। चुन्नू का पर्स था, पर्स चोर चुरा के ले जा रहा था और मुन्नू वहाँ पे एक स्ट्रेंजर खड़ा हुआ था, उसने उसके अंदर का शाहरुख खान जाग गया और उसने वो पर्स चोर के हाथ से छीन के चुन्नू को वापस लौटा दिया। अब बाद में क्या होता है, ये जो मुन्नू होता है ये चुन्नू के पास जाता है कि भाई मैंने तेरा उस दिन वो पर्स लौटाया था, चोर से छुड़वाया था, तो तू मेरे को उसके बिहाफ पे कोई इनाम दे, कोई गिफ्ट दे या कोई प्राइज दे। ये मुन्नू ने चुन्नू को बोला कि भाई मैंने तेरे उस दिन वो पर्स छुड़वाया था चोर से, तो तू मेरे को उसके लिए कोई मेरे को इनाम दे। अब चुन्नू बोलता है भाई ऐसा है, उसने चुन्नू ने बोला भाई ऐसा है, क्या मैंने तेरे को कोई प्रॉमिस किया था, क्या मैंने तेरे को बोला था कि तू मेरा पर्स उससे छुड़वा के लेके आ? नहीं बोला था, मेरी डिज़ायर नहीं थी, मेरी इच्छा नहीं थी। तेरे अंदर का शाहरुख खान जागा, वो तेरी गलती, तूने मेरा पर्स ला के दिया, मैं तो तेरे को नहीं बोला तो मेरा पर्स ला के दे। तो यहाँ पर मैं तेरे को 1 रुपया भी प्राइस का नहीं दूंगा। तो यहाँ पर बात आती है कि क्या मुन्नू किसी प्राइस के लिए एलिजिबल है? तो यहाँ पर आंसर होगा नॉट एलिजिबल। अब यहाँ पे नॉट एलिजिबल इसलिए है क्योंकि चुन्नू ने किसी को नहीं बोला था कि भैया तुम मेरा ये पर्स लेके आओ। हाँ, अगर चुन्नू वहाँ पे चिल्लाता हुआ बोलता कि भाई मेरा पर्स लेके आओ, मैं तुम्हें इनाम दूंगा, तब मुन्नू उस पोजीशन में कंसिडरेशन का अधिकारी होता। लेकिन अगर किसी ने वो काम वॉलंटरीली किया है, अपनी मर्जी से किया है, बिना प्रॉमिसर की इच्छा के, तो वहाँ पर वो जो आदमी है जिसने वो उसको सर्विस दी है वो एलिजिबल नहीं होगा। और इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे जब हम कंसिडरेशन का टॉपिक पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि कंसिडरेशन जो भी होगी वो किसकी इच्छा पर होगी, वो इच्छा पर होगी प्रॉमिसर के। और वो कौन पूरी करेगा, वो या तो प्रॉमिस ही पूरी करेगा या फिर कोई और आदमी पूरी करेगा। अब कंसिडरेशन कितने तरीके की होती है, पास्ट होती है, प्रेजेंट होती है, फ्यूचर में होती है। ये होती है इंडिया के लिए। अगर हम बात करें इंग्लैंड की या इंग्लिश की, तो इंग्लैंड में पास्ट कंसिडरेशन कोई कंसिडरेशन नहीं होती। इंग्लैंड में सिर्फ होती है प्रेजेंट और होती है फ्यूचर। ये हमने बात करी कंसिडरेशन की। अब हम बात करते हैं अपना अगला टॉपिक, अगला टॉपिक हमारा है सेक्शन 2E एग्रीमेंट। अब वही पहली बात, इस एग्रीमेंट का जो सेक्शन है
वो क्या है? तो वो है हमारा सेक्शन 2E, इम्पॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव सेक्शन 2E। अब इसको क्या कह दिया? एवरी प्रॉमिस, वो हर एक प्रॉमिस जो कि कहाँ डिफाइन है? सेक्शन 2B के अंदर। या एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस जिसके साथ कंसिडरेशन जुड़ गया है। कंसिडरेशन मैंने बताया है, और इसको एक और नाम हम बोलते हैं कंसिडरेशन को, ये आप ऊपर लिख लेना, इसको हम बोलते हैं समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन को हम एक और नाम से जानते हैं समथिंग इन रिटर्न। अब समथिंग इन रिटर्न का मतलब आप ये समझ लेना, जब हमने ऊपर बात की थी छोटू और मोटू की, तो उस केस के अंदर क्या था कि छोटू जब अपनी एक्टिवा दे रहा था तो उस एक्टिवा के लिए उसको बदले में क्या मिल रहा था? 30,000 रुपये। और जब मोटू अपनी 30,000 रुपये दे रहा था तो उस 30,000 के बदले में मोटू को छोटू से क्या मिल रही थी? वो मिल रही थी उसको एक्टिवा। तो कंसिडरेशन का मतलब हो गया समथिंग इन रिटर्न। अब किसी प्रॉमिस के साथ अगर कोई कंसिडरेशन जुड़ जाए तो वो हो जाती है हमारी एग्रीमेंट। यहाँ तक कि आपको बात समझ में आती है? अब हम इस पूरे प्रोसेस को एक डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम क्या होगा? सपोज करो एक कोई ऑफर आया। अब ऑफर को हम प्रपोजल भी बोलते हैं, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया है, ठीक है। ऑफर को ऑफरी ने एक्सेप्ट कर लिया। ऑफर को ऑफरी ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्या बन जाता है आपका? वो बन जाता है आपका ऑफर एक्सेप्टेड। एक्सेप्ट कर लिया तो वो बन जाता है आपका ऑफर एक्सेप्टेड। अब जब एक बार ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो वो क्या बन जाता है हमारा? सेक्शन 2B के अंदर प्रॉमिस। ये हमने बात समझी। अब जब प्रॉमिस बन गया उसके अंदर हम क्या डालेंगे? कंसीडरेशन। क्या डालेंगे? कंसीडरेशन। अब जब कंसीडरेशन आ गई तो ये क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा एग्रीमेंट। ये हमारा बन जाएगा एग्रीमेंट। अब क्या जब ये एग्रीमेंट बन गया तो कॉन्ट्रैक्ट का काम पूरा हो गया? क्या खाली एग्रीमेंट बनने से कॉन्ट्रैक्ट का काम पूरा हो जाता है? क्वेश्चन ये है कि क्या खाली एग्रीमेंट तैयार हो जाने से कॉन्ट्रैक्ट बनने का काम पूरा हो जाता है? तो नहीं, उसके लिए हमें एक और चीज़ करनी पड़ेगी, और उस एलिमेंट का नाम है, वो हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। उसको हम बोलेंगे एनफोर्सेबिलिटी। उस एलिमेंट का नाम है एनफोर्स।
उस एलिमेंट का नाम है जो हमें एग्रीमेंट के साथ मिलाना है, एनफोर्सेबिलिटी। एनफोर्सबिलिटी, तब जाके हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तैयार। अब इस प्रोसेस के बाद हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होगा तैयार, जिसको कि हम पढ़ते हैं सेक्शन 2H के अंदर। इतनी लंबी प्रोसेस होने के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार होता है फाइनली। अब हम दोबारा से आते हैं, हमने पढ़ा था सेक्शन 2A ऑफर या प्रपोजल। ऑफर या प्रपोजल हमने पढ़ा था। अब जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एक्सेप्टेड ऑफर। जिसको कि हम एक्सेप्टेंस कहते हैं। अब जब ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो ये क्या बन जाएगा सेक्शन 2B के अंदर, प्रॉमिस। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब 2C हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 2C में कौन है, ऑफरर और ऑफरी, प्रपोजर, प्रपोजी, प्रॉमिसर, प्रॉमिसी। अब जब ये प्रॉमिस आ गया, अब जब इस प्रॉमिस के साथ हम क्या जोड़ देंगे, कंसीडरेशन जोड़ देंगे, तो हमारा क्या बन के तैयार हो जाएगा, हमारा बन के तैयार हो जाएगा एग्रीमेंट। ये आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। जब इस प्रॉमिस के साथ जुड़ेगा कंसीडरेशन तो हमारा बनेगा एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट के साथ में एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है हमारा, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट। लेकिन क्या एवरी एग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये बात ध्यान रखना कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक एग्रीमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट हो, क्योंकि हर एक एग्रीमेंट के साथ एनफोर्सेबिलिटी आना ये हर बार ज़रूरी नहीं है। अगर एग्रीमेंट के साथ एनफोर्सेबिलिटी आ गई तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, लेकिन जब एग्रीमेंट के साथ कोई एनफोर्सेबिलिटी नहीं आई तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। और वो एनफोर्सेबिलिटी कैसे आएगी कैसे नहीं आएगी उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ आपको ये पॉइंट याद रखना है कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है। तो अभी हमने देखा एग्रीमेंट था हमारा 2E। एग्रीमेंट है हमारा 2E। अब जब इस 2E के साथ एनफोर्सेबिलिटी आएगी तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा 2H में। अब ये कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है,
an agreement enforceable by law। ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हमें कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 2H में दे रखा है, सेक्शन 2H में दे रखा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। और हमने देखा कि अगर कोई एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर कोई एग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं है किसी लॉ के द्वारा, तो वो क्या होगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा या वो वॉइड एग्रीमेंट होगा? तो वो होगा वॉइड एग्रीमेंट, जो कि लिखा हुआ है 2G के अंदर, वॉइड एग्रीमेंट। क्या कहता है ये, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अगर हम बात करें सेक्शन 2H की, तो वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जो कहता है एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। और 2G की अगर हम बात करें तो वो कहता है वॉइड एग्रीमेंट एंड एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब यहाँ पे बात ये देखना कि सेक्शन 2 में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो बात कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट की, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की। और 2G की अगर हम बात करें तो वो बात कर रहा है वॉइड एग्रीमेंट की। 2G में कभी भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मत लिख देना, क्योंकि बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं वर्ड कॉन्ट्रैक्ट और वर्ड एग्रीमेंट में। 2G की अगर हम बात करेंगे तो वो होगा हमेशा और हमेशा वर्ड एग्रीमेंट, जो ऐसा एग्रीमेंट है जो इन्फोर्सेबल नहीं है किसके द्वारा, लॉ के द्वारा। आज मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, डेफिनेशन का पार्ट समझाया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।